अच्छा, तो आज अब शुरू करते हैं। अभी तक क्या पढ़ा तुमने? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? बताओ आयुष, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? सर जी वे सभी पराक्रम जिसमें हाँ, जीवे मतलब मेंटेनेंस रखते हैं, अनुरक्षण या रख रखाव का कार्य करते हैं। ऐसे प्रक्रम जो जीव के शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं। वे मतलब एक छोटी सी क्रिया कोई नहीं होती, कई क्रियाओं का जब मिश्रण हो जाता है, जब कई प्रकार की क्रियाएं मिल जाती हैं, तब उसको हम कहते हैं प्रक्रम। तो कई प्रकार की क्रियाएं शरीर के भीतर ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर का अनुरक्षण करती हैं, हमारे शरीर का मेंटेनेंस का काम करती हैं, तो इसको हम कहते हैं जैव प्रक्रम। 4 प्रकार के होते हैं ये। शफीक हैदर, कौन कौन से होते हैं जैव प्रक्रम? सर जी, श्वसन, परिवहन, पोषण, उत्सर्जन। हाँ, सबसे पहले पोषण, फिर श्वसन, फिर परिवहन, फिर उत्सर्जन। ये 4 क्रियाएं ऐसी हैं जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। और बाकी अन्य क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि उन सभी क्रियाओं से जीवन प्रभावित हो ऐसी कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन इन 4 क्रियाएं ये ऐसी होती हैं जिनसे हमारा जीवन प्रभावित हो सकता है, हमारे जीवित रहने के लाले पड़ सकते हैं। इस वजह से इन क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं, जो जीवित रहने के लिए अत्यावश्यक है। पोषण के बारे में पढ़ चुके हो। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हरे पौधों में वो होने वाली वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक होता है। जिन पौधों के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, अर्थात जो पौधे हरे नहीं होते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते। तो वे अपना भोजन जो होता है वो दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, और इस विधि को हम कहते हैं परपोषण, और ऐसे जीवों को कहते हैं परपोषी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में तुमने कल पढ़ लिया था सब। प्रकाश संश्लेषण क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनता है उसका क्या नाम होता है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण में जो भोज्य पदार्थ बनाते हैं पौधे, उसका क्या नाम है? ग्लूकोज, या कार्बोहाइड्रेट भी सामान्य रूप से कहते हैं इसको। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में कई प्रकार के चीजें होती हैं, तो वो सभी ग्लूकोज से ही फिर बड़े अणु होते हैं, उनको इसलिए हमको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या पढ़ा तुमने? C6H12O6। तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए पदार्थों को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसको हम स्टार्च या मंड भी कहते हैं, क्योंकि कई प्रकार के पदार्थ बनते हैं। तो स्टार्च भी होता है जो बाद में ग्लूकोज जो है स्टार्च में बदल जाता है बाद में, और इसको हिंदी में मंड भी कहते हैं। स्टार्च या मंड, STARCH, स्टार्च। तो ये पौधों में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये बनाया जाता है। तो जो भोजन होता है वो ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज से बाद में स्टार्च या मंड के रूप में बना करके इसको पौधों में सुरक्षित कर लिया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस भी उत्पन्न होती है जो हमारे वातावरण को शुद्ध करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, इससे कि वातावरण का प्रदूषण कम होता है। तो हरे पौधे जो होते हैं वो वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं, ये तुमको बताया था कल। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। तो आज हम कुछ प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रदर्शित करते हैं, या जिन कुछ ऐसे प्रयोग होंगे जिसमें हम ये सिद्ध करेंगे कि ये पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के संबंध में पहला प्रयोग है कि ये सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है।
तो ये सिद्ध कैसे हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है? तो पहला प्रयोग है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। O2 गैस बनती है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं। बीकर कांच का बना हुआ एक बर्तन जैसा होता है, इस आकार में, छोटा सा, इतना बड़ा होता है लगभग। तो इस बीकर में एक बीकर लेते हैं और एक कांच की कीप लेते हैं और तालाब से कुछ ऐसे पौधे ले आते हैं जो पौधे पानी में डूबे रहते हैं। ऐसे पौधे जो पानी में, तालाब के पानी के अंदर डूबे रहते हैं, वैसे वाले पौधे लाते हैं। इनमें एक पौधा होता है हाइड्रिला। हाइड्रिला नामक एक पौधा होता है, तो वो पौधा तालाब से ले आते हैं पानी से निकाल करके, और उसकी कुछ टहनियां इस कीप के अंदर रख देते हैं। इसकी बीकर के अंदर वो पौधे की टहनियां रखते हैं, फिर ऊपर से कीप ढक देते हैं, जिससे कि पौधे की टहनियां जो है वो कीप के अंदर हो जाएं। ठीक, ऐसे इसके भीतर कुछ टहनियां जो है वो पौधे की रख देते हैं। और फिर इसमें पूरा पानी भर देते हैं। इतना पानी भरते हैं कि कीप जो है वो पानी में डूब जाए। कीप की नली जो है वो पानी में डूब जाए। थोड़ा छोटी नली की कीप लेते हैं और इसमें सब पूरा पानी भर देते हैं। फिर एक परख नली लेते हैं। परख नली एक लंबी पतली नली जैसी होती है, एक साइड से बंद होती है, एक साइड से खुली होती है, ऐसे। तो ये परख नली जो होती है, इसको भी पानी से भर लेते हैं पूरा, और इसको ऊपर से अंगूठे से मुंह बंद कर लेते हैं इसका, और फिर इस परख नली को उल्टी करके इस बीकर के अंदर, पानी के अंदर ले जाते हैं, और फिर अंगूठा हटा करके इसको परख नली को हम यहाँ इसकी कीप की नली के ऊपर ऐसे करके फिट कर देते हैं या रख देते हैं उल्टी करके। तो इसमें क्या है, ये सब पानी भरा हुआ है, जिससे कि पानी जो तब पानी के अंदर जाकर के उंगली से हाथ हटाएंगे तो पानी गिरेगा नहीं, और ये परख नली जो होगी वो पूरी पानी से भरी रहेगी। इसको पूरा पहले ही पानी से पूरा भर लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये प्रयोग तुम्हारा व्यवस्थित हो गया। अब इस पूरे सेट को उठा करके धूप में रख देते हैं, कम से कम 4-5 घंटे के लिए। ले जाके जब धूप में रख देते हैं तो 1-1.5 घंटे बाद जाके अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखता है कि इन पौधों की टहनियों के पास से कुछ बुलबुले जैसे निकलते हुए दिखाई देंगे, और यहां पर कोई गैस इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ का पानी जो होगा वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर खाली जगह तुम्हें दिखाई देगी। वो खाली जगह नहीं है, वहां पर कोई गैस इकट्ठा हो जाती है। तो ये जो बुलबुले निकलते हैं, ये किसी गैस के निकल रहे हैं जो इस पौधों के टहनियों से निकल रहे हैं, और ये जाकर के ऊपर यहाँ पर बुलबुले आकर के यहाँ जो गैस है वो यहाँ पर परख नली के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। ये कोई गैस यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, तुमको दिखाई देगा। इसको 4-5 घंटे तक रखा रहने देते, जिससे कि धीरे करके क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ गैस इकट्ठा होती जाती है तो पानी का तल जो होता है परख नली में नीचे आता जाता है। थोड़ी देर बाद ये परख नली में पानी का तल हो सकता है यहाँ आ जाए, यहाँ तक आ जाए। जब इतनी गैस भर जाएगी इसके भीतर, जैसे जैसे गैस भरेगी पानी नीचे आ जाएगा, जिससे हमें ये पता चलता जाएगा कि इसमें कहाँ तक गैस भर गई है। अब ये कैसे पता हो कि ये गैस ऑक्सीजन है? क्योंकि सिद्ध तो यही करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक, तो अब ये कैसे सिद्ध हो कि ये गैस ऑक्सीजन है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम परीक्षण करते हैं इस गैस का। कैसे करते हैं? हम जब भी जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जलने में सहायता करती है। ठीक, तो क्या करते हैं कि परख नली को धीरे से ऊपर उठाते हैं, और जैसे ही पानी के बाहर निकलती है उसका मुंह बंद कर लेते हैं। ठीक, और मुंह बंद करने के बाद परख नली को सीधा कर लेते हैं, अंगूठा लगाए रहते हैं उसके मुंह पर, जिससे कि गैस निकलने ना पाए। फिर एक माचिस की तीली जलाते हैं और जलती हुई तीली परख नली के मुंह के पास लाते हैं और अंगूठा हटा लेते हैं।
तो हम क्या देखते हैं कि तीली जो होती है वो बहुत तेजी से जलने लगती है, तीली की लौ जो होती है वो तेज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जलने में सहायक होती है। तो एक तो इस तरीके से हम परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा एक परीक्षण ऐसा भी कर सकते हैं कि जब जैसे इस गैस में यहां तक गैस भर गई है थोड़ी, तो एक पाइरोगैलॉल नामक एक पदार्थ होता है, पाइरोगैलॉल, ये एक पदार्थ होता है। इसके कुछ कण जो होते हैं वो हम परख नली को थोड़ा तिरछा करके यहां पर डाल देते हैं तो वो ऊपर आ जाएंगे। तो वो ऊपर जाने के कारण क्या होगा, ये जो कण होते हैं ये ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। इनकी ये खासियत होती है कि ये ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेंगे, पानी जो होगा वो परख नली में फिर से ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि खाली जगह नहीं रह सकती, यहाँ निर्वात नहीं रह सकता। तो जैसे ही इसकी गैस यहाँ पर अवशोषित हो जाएगी, गैस यहाँ पर खत्म हो जाएगी, तो पानी फिर ऊपर वापस खींच जाएगा, खिंचाव बनेगा और खिंचाव के कारण पानी ऊपर फिर चढ़ जाएगा और परख नली पानी फिर से पूरी भर जाएगी पानी से। तो चूंकि पाइरोगैलॉल क्या काम करता है, ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, तो यहां पर उसने जो गैस भरी हुई थी उसको अवशोषित कर लिया, जिससे कि पानी जो है वो परख नली में ऊपर चढ़ गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यही सिद्ध हुआ कि यहाँ पर जो गैस भरी हुई थी, कि ये गैस कौन सी थी, वो ऑक्सीजन गैस थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश, और ये क्रिया कब हो रही है, बुलबुले कब निकलते हैं, जब हम इसको धूप में रखते हैं। तो जब तक ये धूप में रखा रहेगा, जब तक इसको धूप मिलती रहेगी, तब तक इसमें से बुलबुले निकलते रहेंगे और गैस यहाँ पर इकट्ठा होती रहेगी। एक परख नली भर जाए तो उसको हटा करके दूसरी परख नली लगा दो, तो कई परख नलियों में गैस भर के तुम रख सकते हो इस तरीके से। लेकिन अगर इस पदार्थ, इस पूरे उपकरण को उठा के हम फिर वापस अंधेरे में रख दें या कमरे में रख दें जा करके, तो फिर इस बुलबुले निकलने बंद हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो इससे सिद्ध होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही निकल रही है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम धूप में रखते हैं तभी इसमें से बुलबुले बनने शुरू होते हैं, बुलबुले बनते दिखाई देते हैं। अगर हम इस उपकरण को अंधेरे में रख देते हैं तो बुलबुले बनने बंद हो जाते हैं। तो क्योंकि ये क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही, तो प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ में आया? बताओ। यस सर, यस सर। अब दूसरा प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं। ठीक, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक, ये 4 चीजें आवश्यक होती हैं। तो इनमें से अगर कोई एक चीज भी कम हो जाए या एक चीज ना हो, अगर पौधे को ना मिले या ना उस समय आसपास पौधे के उत्पन्न पाई जा रही हो, तो उस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। किसी भी एक चीज की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। तो हम अब एक एक करके इनमें से हम हर चीज की आवश्यकता का प्रदर्शन करेंगे कि ये आवश्यक है, CO2 आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है और क्लोरोफिल आवश्यक है। पानी के लिए नहीं करते हैं, तो पानी तो पौधे के लिए आवश्यक होता है। अगर पानी हम कम कर देंगे तो पौधा यूं ही सूखने लगेगा, तो प्रकाश संश्लेषण कहां से होगा? फिर या पौधा ही मर जाएगा धीरे धीरे करके, तब फिर क्या? तो इसलिए पानी की आवश्यकता का नहीं, लेकिन इन 3 चीजों की आवश्यकता के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस चीज की आवश्यकता को हमें प्रदर्शित करना है उसको वही चीज देनी बंद कर दो। ठीक है, जिसको जिस चीज की आवश्यकता प्रदर्शित करनी होगी, इसके बिना काम नहीं होगा, तो क्या होगा, उसको वो चीज देनी बंद कर दो। तो तुम क्या देखोगे कि वो काम नहीं हो रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ, उसकी वजह से ही ये काम नहीं हो रहा था, इसलिए उसका होना यहां पर आवश्यक है। अगर जब तक वो नहीं होगी तब तक यहां पर ये काम नहीं होगा। तो CO2 की आवश्यकता का प्रदर्शन करने के लिए हमारा प्रयोग क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। ठीक, ये हमारा प्रयोग है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2
यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आवश्यक है। तो ये प्रयोग करने से पहले हम एक काम और करते हैं, क्योंकि पौधा जब अगर धूप में रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, अगर कोई गमले में पौधा लगा रखा है, क्योंकि गमले का पौधा ही लेंगे, बड़े बड़े वृक्षों पे तो हम ये प्रयोग करने जाएंगे नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पौधे को पहले हम 24 से 36 घंटे तक या 72 घंटे तक हम अंधेरे में रखते हैं। अंधेरे में रखने से क्या होता है कि उसमें अगर पहले से ही जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई होगी और जो स्टार्च का निर्माण हुआ होगा या ग्लूकोज का निर्माण हुआ होगा, तो वो पत्तियों में इकट्ठा होगा भी, तो हमारे प्रयोग को प्रभावित करेगा वो। तो ये कहा जा सकता है कि ये तो पहले से बना हुआ था, तो बाद में कहां बना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले हम पौधे को 36 से 24 घंटे या 36 घंटे या 72 घंटे तक, अधिक से अधिक टाइम तक अंधेरे में रख करके पहले उस पूरे पौधे को हम मंड रहित कर लेते हैं या स्टार्च रहित कर लेते हैं। तो जिससे कि पौधा जो होता है वो पहले से ही जो प्रकाश संश्लेषण के कारण जो स्टार्च बना होगा वो सारा का सारा समाप्त हो जाए। तो ये हम चेक भी कर सकते हैं कि अब इसमें समाप्त हो गया है कि नहीं। तो उसके लिए हम करते हैं एक मंड परीक्षण। इन प्रयोगों को करने से पहले एक ये भी चीज देख लो कि मंड परीक्षण का मतलब क्या होता है, यानी स्टार्च का परीक्षण कैसे करते हैं। मंड माने स्टार्च, स्टार्च का परीक्षण कैसे करते हैं। एक पौधे की पत्ती लो, हरे पौधे की पत्ती लो और उसको एक पानी के बीकर में एक परखनली के भीतर रख करके, परखनली में अल्कोहल ले लो और बाहर इस पूरी परखनली को पानी में रख दो बीकर में, ठीक। और फिर इसको नीचे से आग पे रख करके गर्म करो, ठीक। तो इस प्रकार से, यानी पत्ती को हम रखेंगे परखनली के भीतर अल्कोहल में और फिर इस पूरी परखनली को उठा करके पानी में रख देंगे और पानी को फिर गर्म करेंगे। डायरेक्ट अल्कोहल को नहीं गर्म किया जाता है कभी। तो इसको गर्म करने से क्या होगा, धीरे धीरे जब ये पानी खौलने लगेगा तो उसके बाद अल्कोहल गर्म होगा, तो अल्कोहल गर्म होगा तो पत्ती से क्रिया करेगा और पत्ती का सारा जो क्लोरोफिल होगा वो खत्म हो जाएगा। तो जो पत्ती तुमको हरी दिख रही थी वो पत्ती जो होगी वो अब बाद में बिल्कुल तुम्हें सफेद दिखाई देगी, मटमैली सी, सफेद मटमैली सी दिखेगी। और अगर इस पत्ती को हम आयोडीन के घोल में डाल के निकालें या इसके ऊपर आयोडीन का घोल हम डालेंगे तो ये पूरी पत्ती जो होगी वो नीले रंग की हो जाएगी। अगर इसमें स्टार्च है तो ये नीले रंग की हो जाएगी और अगर इसमें स्टार्च नहीं है तो ये वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो आयोडीन के साथ क्रिया करके नीले रंग का हो जाता है, आयोडीन के साथ नीला रंग प्रदर्शित करता है। तो अगर इस पत्ती में स्टार्च होगा तो ये नीली हो जाएगी पूरी पत्ती, और अगर स्टार्च नहीं होगा तो जैसी तुमने उसको अल्कोहल से उबालने के बाद निकाली थी वो वैसी ही बनी रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मंड परीक्षण किया जाता है। अल्कोहल में उबाला जाता है इसको पानी में रख करके, जिससे कि उसका सारा क्लोरोफिल निकल जाए, फिर उसको उस पर आयोडीन डालते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि इसमें मंड है या नहीं, या स्टार्च है कि नहीं। अगर स्टार्च है तो पत्ती नीली हो जाएगी, अगर स्टार्च नहीं है तो पत्ती सफेद ही रहेगी। तो इस प्रकार से हम चाहें तो यह भी प्रयोग करके देख सकते हैं 36 घंटे या 48 घंटे रखने के बाद कि उसमें मंड है या नहीं उसकी पत्तियों में। कोई एक पत्ती को तोड़ करके हम ये कर सकते हैं। तो इस प्रयोग के लिए, जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक, हम क्या करते हैं, पहले पौधे को हम अंधेरे में रख करके उसको हम स्टार्च रहित कर लेते हैं। फिर उसके बाद इस पौधे की एक पत्ती को इधर एक स्टैंड रखते हैं, थोड़ा सा कटा हुआ लकड़ी का स्टैंड बनाते हैं, ये लकड़ी है, और इसमें एक बोतल रखते हैं ऐसे चौड़े मुंह की, थोड़ा एक चौड़े मुंह की बोतल जो होती है वो यहां पर ऐसे करके टिका देते हैं, ठीक। इस लकड़ी के खांचे में एक बोतल को टिका देते हैं और इस बोतल में हम पहले से ही भर लेते हैं थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पौधे की एक पत्ती को हम इस प्रकार से इसकी ढकनी में दबा के रखते हैं कि आधी पत्ती जो है वो अंदर चली जाए और आधी पत्ती जो है वो बाहर रहे। पत्ती का इतना हिस्सा जो हो वो बाहर रहे और बाकी हिस्सा जो है पत्ती का वो
बोतल के अंदर हो जाए। ठीक, और फिर इसको पूरे उपकरण को हम उठा करके कुछ घंटों के लिए 6 से 5 6 घंटे 7 घंटे के लिए हम इसको धूप में रख देते हैं। धूप में रखेंगे तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अच्छा, KOH यहाँ पर क्या काम करता है कि ये इस बोतल के अंदर जो हवा होगी, इस हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी इस बोतल के भीतर नहीं होगी। अब बोतल जो है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, रंगीन बोतल नहीं लेंगे, पारदर्शी बोतल लेंगे। तो अब इस बोतल के भीतर जो पत्ती का भाग है, उस पत्ती के पास क्लोरोफिल है, पानी उसको इधर से मिल रहा है। ठीक, सूर्य का प्रकाश, चूंकि बोतल पारदर्शी है तो सूर्य का प्रकाश भी अंदर पहुंच रहा है। और इसको कौन सी चीज नहीं प्राप्त हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बोतल के भीतर जो हवा है उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल थोड़ा सा डाल रखा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो अब इस पत्ती को 3 चीजें मिल रही हैं और चौथी चीज जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं मिल रही है। क्लोरोफिल इसके पास है, पानी इसको जड़ से मिल पहुंच रहा है इसके अंदर, और सूर्य का प्रकाश इसको मिल रहा है, लेकिन इसको क्या चीज नहीं मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है। इस पूरे उपकरण को हमने धूप में रख दिया है 5-6 घंटे के लिए। उसके बाद 6-7 घंटे बाद हम क्या करते हैं कि इस पत्ती को तोड़ लेते हैं और इस उपकरण को, पत्ती को बाहर निकाल करके पत्ती को यहां से तोड़ लेते हैं और फिर इस पत्ती का मंड परीक्षण करते हैं। उसी तरीके से अल्कोहल में उबाल करके इस पत्ती का मंड परीक्षण करते हैं। तो हमें क्या दिखता है कि पत्ती का जो हिस्सा बाहर था उतना हिस्सा तो नीला हो जाता है, और जो हिस्सा पत्ती का बोतल के अंदर था वो हिस्सा जो है वो नीला नहीं होता है। तो पत्ती का वो हिस्सा जो बाहर था वो नीला हो गया, इसका मतलब बाहरी हिस्से में स्टार्च बना। यानी जो इधर वाला हिस्सा था ये वाला, ये इतना हिस्सा जो था ये बाहर था पत्ती का, और इसमें स्टार्च बनता है, यानी इतना हिस्सा जो होगा वो नीला हो जाएगा। बाकी जो हिस्सा पत्ती का अंदर था बोतल के, वो हिस्सा जो होगा वो सफेद ही बना रहेगा, अर्थात यहां पर स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। तो स्टार्च का निर्माण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस पत्ती के हिस्से को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाई, जिसके कारण से पत्ती के इतने हिस्से में स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। अतः इतना हिस्सा जो होगा वो मंड परीक्षण करने के दौरान क्या दिखेगा तुम्हें कि ये मंड रहित दिखाई देगा, और बाहर का हिस्सा जो होगा इसमें स्टार्च का निर्माण हुआ, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इसको सब चीजें मिली और अंदर वाले हिस्से को कार्बन डाइऑक्साइड केवल नहीं मिली, बाकी तीनों चीजें मिल रही थी। तो इस प्रयोग से इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इस प्रयोग को हम मोल का प्रयोग भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रयोग को मोल नामक वैज्ञानिक ने हो जाता है, इसलिए इसको मोल का प्रयोग भी कहा जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता प्रदर्शित करने वाला जो प्रयोग है, इस प्रयोग को हम मोल का प्रयोग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रयोग में यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। समझ में आया? यस सर। बताओ है? यस सर आया। जब भी किसी प्रयोग को सिद्ध करना होता है तो हम क्या करते हैं, जिस बात को सिद्ध करना उसी को हम कम कर देते हैं। उसको सब कुछ देंगे लेकिन बस वही चीज एक नहीं देंगे तो वो काम नहीं होगा। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि वो चीज जरूरी है उसके लिए। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड हमें सिद्ध करना था, तो हमने इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नहीं दी, क्योंकि हमने बोतल के भीतर KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन रख दिया था थोड़ा सा, और ये क्या करता है, वायु कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। ठीक है? तो भीतर के हिस्से को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाई, तो इस वजह से भीतर के हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ठीक है? तीसरा प्रयोग है, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, या सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक?
तो अब इस प्रयोग में हम क्या करेंगे, पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही होगी, पानी भी मिल रहा होगा, क्लोरोफिल भी उसके पास होगा, लेकिन उसको कौन सी चीज नहीं देंगे हम, सूर्य का प्रकाश नहीं देंगे। सूर्य का प्रकाश उसका हम रोकेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए भी हम यही काम करते हैं। सबसे पहले इस तरह के प्रयोगों को करने के लिए हम हमेशा पहले पौधे को 24 से 36 घंटे तक या 72 घंटे तक अंधेरे में रखते हैं, जिससे कि वो मंड रहित हो जाए, उसमें पहले से जो स्टार्च बना हो वो समाप्त हो जाए। तो गमले में लगे हुए पौधे की पत्ती हम लेते हैं और गमले में लगे हुए उस पत्ती को हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक हम काले कागज, इसके ऊपर काला कागज लपेट देते हैं। इतने हिस्से पे मान लो मैं काला कागज लपेट दिया, बीच के हिस्से में एक कागज की पत्ती ली, काले कागज की पतली, और इसको पत्ती के चारों तरफ लपेट दिया और क्लिप लगा करके, जो क्लिप आती है पेपर लगाने वाली, क्लिप लगा करके उसको फंसा दिया, इससे कि कागज खुल न जाए। ठीक है। तो और फिर इस प्रयोग को उठा करके हमने धूप में रख दिया, 5-6 घंटे 7 घंटे दिन भर पूरा हमने उसको धूप में रखा रहने दिया। तो दिन भर क्या होगा, धूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होंगी इसमें। फिर शाम को या 6-7 घंटे बाद हम क्या करते हैं, इस पत्ती को तोड़ लेते हैं और फिर इसका हम स्टार्च परीक्षण करते हैं, यानी फिर वही उसको अल्कोहल के घोल में उबालते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जितने हिस्से पर हमने कागज लगाया था उतना हिस्सा जो है वो सफेद रहता है, बाकी हिस्सा जो होता है वो नीला हो जाता है। यही होना चाहिए ना? क्यों? क्योंकि जितने हिस्से में हमने सूर्य का प्रकाश रोक दिया था काला कागज लगा के, अब सूर्य की किरणें उस पत्ती के सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी। यानी अब यहाँ पर पत्ती के इतने हिस्से को, जितने हिस्से पर हमने कागज लगा रखा था उतने हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा था, बाकी सारी चीजें पत्ती को मिल रही हैं। जितना हिस्सा कागज के अंदर है उसको भी क्लोरोफिल है उसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल रही है, पानी उसको मिल रहा है, सिर्फ एक ही चीज नहीं मिल रही है, वो है सूर्य का प्रकाश। तो ऐसी स्थिति में पत्ती के उतने हिस्से पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने के कारण जब हम इस पत्ती का मंड परीक्षण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितने हिस्से पर कागज हमने लगाया था उतने हिस्से पर जो पत्ती है वो नीली नहीं होती है, बाकी हिस्सा पत्ती का जो होता है वो नीला हो जाता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। समझ में आया? यस सर। यस सर। अगला प्रयोग है क्लोरोफिल। हाँ, क्लोरोफिल की आवश्यकता। तो अगला प्रयोग है कि हम प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, यानी पर्णहरित जो हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है पत्तियों में तो क्लोरोफिल कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रयोग संख्या 4, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या पर्णहरित भी इसको कहा जाता है, कभी कभी पेपर में पर्णहरित भी लिख के आ जाता है। पर्णहरित या पर्णहरिम भी कहते हैं इसको, आवश्यक है। इसको इधर ही लिख देती, आवश्यक है। ठीक। तो अब यहां पर इस प्रयोग में हम क्या करेंगे कि क्लोरोफिल की आवश्यकता प्रदर्शित करनी, तो इसको क्लोरोफिल इसका खत्म किया जाएगा। और क्लोरोफिल लेकिन हम खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पत्ती के अंदर होता है। उसको खत्म करने का मतलब है कि पत्ती ही में खराब हो जाएगी, हमारी पत्ती ही नष्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्रयोग को, तो इसके लिए हम ऐसा पौधा लेते हैं जिसकी पत्तियां जो होती हैं वो चितकबरी होती हैं, या पत्तियों पर पीले पीले सफेद रंग के या पीले रंग के धब्बे होते हैं, यानी धब्बेदार पत्तियां लेते हैं जिनकी पत्ती पूरी हरी ना हो, ऐसा पौधा लेते हैं। ऐसे पौधे सामान्य रूप से कहलाते हैं क्रोटन के पौधे। जिनकी पत्तियां चितकबरी होती हैं ऐसे पौधों को क्रोटन कहते हैं सामान्य रूप से।
तो ये क्रोटन के पौधे जो होते हैं, इनकी पत्तियों पर क्या होता है कि पीले पीले रंग के टेढ़े मेढ़े चकत्ते जैसे पड़े होते हैं, छोटे छोटे। तुमने देखे होंगे बहुत सी पत्तियां ऐसी होती हैं जिन पर क्या होता है कि पीले रंग के या सफेद रंग के धब्बे धब्बे जैसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा पौधा लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है ना, 4 से 6 घंटे धूप में रखना, कुछ नहीं करना, पौधा तो धूप में पहले से होगा। तो बस उस पौधे की पत्ती को हम तोड़ लेंगे और उसका सीधे मंड परीक्षण करेंगे। तो अब जैसे ये पत्ती हम तोड़ के लाए, इसका मंड परीक्षण अगर हम कर देंगे तो हमें क्या दिखेगा कि जिन जिन जगहों पर ये धब्बे थे पीले या सफेद रंग के, उतनी जगह जो थी वो सफेद रहेगी और बाकी सब जगह जो होगी वो नीली हो जाएगी। ठीक है, ये सारी जगह नीली हो जाएगी, लेकिन बीच बीच में कुछ स्थान जहां पर पीले धब्बे थे वो जगह जो होंगी वो जगह सफेद ही रहेंगे और बाकी सब हिस्सा जो होगा ये नीला हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये सफेद हिस्सा जो रह गया मंड परीक्षण करने में, जो हिस्सा सफेद दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्लोरोफिल ना होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरीके से ये पत्ती दिखाई देगी जब मंड परीक्षण करेंगे। तो जो हिस्सा नीला नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। तो यहाँ पर स्टार्च का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस पौधे की पत्ती के इस हिस्से में क्लोरोफिल नहीं है। बाकी सब चीजें तो पौधे को पत्ती को मिल ही रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है और जल भी मिल रहा है, लेकिन कौन सी चीज नहीं मिल रही है इसके पास? उतने हिस्से में किस चीज की कमी है? क्लोरोफिल की कमी है, यानी प्राणहरित की कमी है। तो इसलिए ये हिस्सा जो होगा आयोडीन परीक्षण करने पर तुमको नीला नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। अगर क्लोरोफिल यहाँ पर भी होता तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती, क्योंकि उन धब्बों वाले स्थानों पर क्लोरोफिल नहीं था, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ प्रयोग हो गए जो तुम्हें प्रकाश संश्लेषण के संबंध में पढ़ने थे। प्रकाश, तो ये चारों प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गए। ठीक है, बाकी जो हमने नोट्स दिए हैं इसको पढ़ो ध्यान से, अगर तो तुमको समझ में आ जाएगा सब। यस सर। चारों प्रयोग उसमें लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण यानी पादपों में पोषण वाली क्रिया आज समाप्त कर देते हैं। यस सर। ठीक है, अब कल से पढ़ाएंगे फिर जंतुओं में पोषण कैसे होता है।